वो तमाम लोग जो आपसे कहते हैं कि अभी प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल्स ने काम नहीं शुरू किए, उनके लिए सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। ये अदालत की कॉज लिस्ट है। रहीमिया खान के जज हैं मोहम्मद बिलाल साहब। ये मोहम्मद बिलाल साहब प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल नामजद हो चुके हैं और बाकायदा इन्होंने समाअत का आगाज़ कर दिया हुआ है। प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये केसेस की समाअत कर रहे हैं। ये आपने आज की काज लिस्ट देख लिया है। अगर आप कल की बात करें, जो कल गुजर चुका है, यस्टरडे, उसकी काज लिस्ट ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। उसमें भी इनके पास केस समाअत के लिए लगे हुए थे। उससे पिछले दिन यानी जो परसों है, उसकी काज लिस्ट भी आप देख सकते हैं। उसमें भी इनके पास केस समाअत के लिए लगे हुए थे। यानी रहीमिया खान के अंदर यानी पंजाब के अंदर प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल्स ने बाकायदा आगाज कर दिया है काम का। इसलिए किसी भी ऐसे शख्स की बात पर ध्यान दे करके अभी प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल्स ने काम शुरू नहीं किया, अपने केस को खराब मत करें और किसी सिविल दावे में या पुलिस में स्टेशन में एफआईआर करवाने के चक्कर में मत पड़ें अगर आपका केस इस कैटेगरी में फॉल करता है। द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2025, जिसमें बाद में अमेंडमेंट भी आ गई थी 2026 में, और उसी के तहत अब उसकी सेक्शन 11 और 16 के तहत पंजाब के 36 अजला के अंदर ट्रिब्यूनल भी कायम कर दिए गए हैं और उनकी सरबराही दे दी गई है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस जो सिटिंग है, जो कि पहले भी अदालतों में काम कर रहे थे, उनको ट्रिब्यूनल की सरबराही मिल गई है। और ये अब जुडिशल प्रोसीडिंग डे टू डे बेसिस पर चलेंगी, चल रही हैं। केसेस दायर हो चुके हैं, समाअत हो रही है और इन समाअत का अहवाल भी बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको पता हो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो इन समाअत में मैंने देखी हैं, जिनकी वजह से पहली पेशी पर ही उनके केसेस उड़ सकते हैं और आपके केसेस भी उड़ सकते हैं और आपको जुर्माने भी हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप इन गलतियों को अवॉइड कर सकें, इनसे बच सकें। अब अगर आपके प्लॉट के ऊपर किसी ने एक ईंट भी रख दी है तो वो गैर कानूनी है और इसके लिए आपको पुराने दीवानी मुकदमात की तरह 20-20 साल अदालतों के धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि 30 दिन के अंदर आप उसको कब्जा माफिया जिसने भी कब्जा किया है, वो आपका हमसाया हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी शख्स है, तो उसको आप 30 दिन के अंदर जेल भिजवा सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को वापस रिकवर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपको सही कानून का और सही फोरम का इल्म होना चाहिए, सही तरीकाकार आपको पता होना चाहिए, ताकि ना तो आपको कोई दूसरा मिसगाइड कर सके और ना आप अपनी गलती की वजह से उल्टा अपने केस को खराब कर लें और अपने ऊपर ही कोई जुर्माना करवा लें। मैं अदालतों में रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों ऐसे केसेस देखता हूं जिसमें किसी ओवरसीज पाकिस्तानी की प्रॉपर्टी पर किसी रिश्तेदार ने या किसी हमसाये ने या किसी दूसरे कब्जा माफिया ने कब्जा कर लिया होता है। या बाज़ औक़ात आजकल तो ये भी बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले कंपनीज की आड़ लेकर, कंपनी या उनके बिल्डर्स की आड़ लेकर वो खुद ही प्लाट आपको पहले बेच देते हैं और बाद में खुद ही उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं और फिर इसके लिए बंदा परेशानी में या तो पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता है या दीवानी अदालतों में जाता था, तो 20-20 साल उसके गुजर जाते थे इसी काम में। लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर ये जो ट्रिब्यूनल बनाए हैं, इन्होंने डेली बेसिस पर समाअत करनी है, जैसे मैंने पहले भी बताया, और ट्रिब्यूनल बाकायदा नामजद होकर काम का आगाज कर चुके हैं। डे टू डे बेसिस पर आपकी समाअत होगी। इसके लिए आपको कोई अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन देने की, कोई किसी को रिश्वत देने की, पैसे देने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन आपने कहाँ फाइल करनी है, कैसे फाइल करनी है, उसका कंटेंट क्या होगा, और ये ट्रिब्यूनल्स कौन कौन से बने हैं, 36 अजला में आपका ज़िला शामिल है या नहीं शामिल, और आपके ज़िले के अंदर कौन से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को सरबराही मिली है ट्रिब्यूनल की, ये सारी लिस्ट अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपने किस सेक्शन के तहत दरख्वास्त फाइल करनी है और किस सेक्शन के तहत आपको इवन इंटरम रिलीफ भी इसमें मिल सकता है। आप अगर चाहें तो आप उसकी फर्दर सेल परचेज को भी रुकवा सकते हैं, यानी जिसको स्टे ऑर्डर कहा जाता है आम जुबान में, स्टे ऑर्डर भी ले सकते हैं, इंटरम ऑर्डर भी ले सकते हैं। एप्लीकेशन फाइल कहाँ होगी और एप्लीकेशन का कंटेंट उसके अंदर आपने लिखना क्या है, ये सारी चीज़ें भी उसका फॉर्मेट में इंग्लिश में और उर्दू में दोनों तरह से उसका ऑलरेडी फॉर्मेट में अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर चुका हूँ। उसके लिए भी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अगर हम इस कानून की बारीकी को देखें तो सेक्शन 4 के तहत अगर कोई भी शख्स आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर मकान हो, प्लॉट हो या ज़रई ज़मीन हो, तीनों सूरत में अगर कोई शख्स आपको डरा धमका कर, आपको जालसाजी करके या आप बजोरे कुव्वत आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेता है, काबिज हो जाता है, आपको वहां से बेदखल कर देता है, निकाल देता है, तो उस सूरत में फिर आप इसको इन्वोक कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट में 30 दिन के अंदर जब फैसला हो जाएगा तो वो काबिज शख्स को 5 से 10 साल की सजा हो सकती है और 1 करोड़ रुपए तक उसे जुर्माना भी होगा। इस कानून यानी इस तरमीम के जरिए इस कानून के अंदर सेक्शन 2 जो इंसर्ट की गई है, उसके तहत अब एक बहुत इनकलाबी कदम उठाया गया है। बाज़ औक़ात होता है ऐसे था कि कंपनीज की आड़ में आपकी प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा कर लिया जाता था
और क्योंकि कंपनी का कोई फेस नहीं होता था, कोई वैसे तो वो लीगल पर्सन है, आप उसको इम्प्लीड कर सकते थे, लेकिन इंडिविजुअली उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता था, किसी का नुकसान नहीं होता था कंपनी को। और इस किस्म के तरीकों से वो अब्यूज ऑफ प्रोसेस इस्तेमाल करते हुए आपको कई साल तक अदालतों में ख्वार करते थे। लेकिन अब इस सेक्शन के जरिए क्या हुआ है कि कंपनी का जो भी अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनर होगा, यानी उसका डायरेक्टर हो, मैनेजर हो या उसके बोर्ड के मेंबर्स हो, वो सारों को आप डायरेक्टली इम्प्लीड कर सकते हैं एज अ पार्टी। और अगर कंपनी ने कोई नाजायज कब्जा किया है तो उसकी सजा डायरेक्टली उन लोगों को मिलेगी जो उसके अल्टीमेट और बेनिफिशियल ऑनर होंगे। ये काम अक्सर हाउसिंग सोसाइटीज करती थी, प्लाट बेच देती थी और उसके बाद अपनी ही कंपनी अपने ही बिल्डर के जरिए से वहां पर काबिज हो जाती थी और आपको फिर परेशानी उठानी पड़ती थी। आप उनके खिलाफ प्लीड करते थे तो 20-20 साल केस चलते रहते थे और तब तक कंपनी अपना पैसा समेट कर भाग चुकी होती थी और वो प्लॉट भी आपका आगे सेल कर चुकी होती थी। तो अब इस कानून की मदद से आप इस किस्म के केसों में भी 30 दिन के अंदर इंस्टेंट रिलीफ हासिल कर सकेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कानून अमली तौर पर किस तरह से लागू होगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में ये सवाल पूछा और बहुत सारे लोग पिछली रूटीन में, पिछली गलतफहमी के तहत बाज़ औक़ात वो एप्लीकेशन लेकर डीसी के पास पहुंच जाते हैं और वहां से डीसी का अमला उन्हें बताता है कि हम तो ऐसी कोई एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं कर रहे, और वो बेचारे मायूस होकर चले जाते हैं। ये एप्लीकेशन आपने डीसी के पास नहीं लेकर जानी, ये एप्लीकेशन आपने जो नामजद ट्रिब्यूनल है, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस साहिबान के जुरिस्डिक्शन के तहत ट्रिब्यूनल कायम किए गए हैं, उनके अंदर आपने एप्लीकेशन फाइल करनी है और थ्रू लॉयर, कॉम्पिटेंट लॉयर फाइल करनी है आपने एप्लीकेशन। लेकिन एप्लीकेशन ज़ाहिर है लॉयर ही ड्राफ्ट करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसका कंटेंट क्या होगा, और उसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया कि वो एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको व्हाट्सएप चैनल से मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपको ये बात क्लियर होगी कि अब आपने डीसी ऑफिस में या डीपीओ ऑफिस में नहीं जाना है। इस किस्म के मैटर के अंदर आपने डायरेक्टली ट्रिब्यूनल के अंदर जाना है, जो प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल बने हैं उनके अंदर जाना है और आपने सेक्शन 7 के तहत एप्लीकेशन फाइल कर देनी है। और इसी एप्लीकेशन के साथ आप इंटरम रिलीफ अगर आपको चाहिए, इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, तो वो भी आप साथ ही फाइल कर सकते हैं। मजीद क्लैरिटी के लिए मैं आपके साथ 2-3 सिचुएशन शेयर कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपकी प्रॉपर्टी है, आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या प्रॉपर्टी से थोड़ा दूर रहते हैं, चंद दिन के बाद आप अपनी प्रॉपर्टी पर विजिट करते हैं, देखते हैं कि हमसाये ने वहां पर दीवार खड़ी कर दी है, चार दीवारी करके उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। तो उस सिचुएशन के अंदर आप फौरी तौर पर जाकर सेक्शन 7 के तहत प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल के अंदर एप्लीकेशन फाइल करेंगे, जो कि आपका 30 दिन के अंदर आपको रिकवरी ऑफ पोजेशन मिल जाएगी। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपने प्रॉपर्टी किसी को रेंट आउट की हुई है, मुस्ताजरी पे दी हुई है, कोई भी ज़मीन है आपने लीज पे दी हुई है या वैसे ही आपने रखी हुई है, और उसके ऊपर कोई बंदा एक तो काबिज हो गया, और जब आपने उससे जाकर पूछा तो उसने आगे से ये भी लोगों को कहना शुरू कर दिया है कि ये तो प्रॉपर्टी मैंने इसके जुबानी खरीद ली हुई है और मैंने इसको पेमेंट भी कर दी हुई है, और वो जाली दस्तावेजात वगैरह भी उसके पास मौजूद होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जैसे ही आप सेक्शन 7 की एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो सेक्शन 20 के तहत उसके ऊपर स्टे ऑर्डर हो जाएगा, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, यानी उस प्रॉपर्टी को वो फिर आगे कहीं लीज नहीं कर सकेगा, बेच नहीं सकेगा, काश नहीं कर सकेगा। बाज़ औक़ात ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि एक जो काबिल शख्स होता है वो उस प्रॉपर्टी पे फसल काश्त कर रहा होता है और उससे इनकम आ रही होती है और वही वो अपनी केस के ऊपर लगा रहा होता है, जबकि जिस शख्स की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हुआ होता है उसके पास एक तो पहले उस पर नुकसान हो रहा होता है कि उसके पास काश्त की फसल नहीं आ रही होती और उसके पास कोई इनकम नहीं आ रही होती, और दूसरा उसके अपने पास से पैसे लग रहे होते हैं, और इसी वजह से फिर वो लोग अक्सर मायूस होकर केस की पैरवी करना ही छोड़ देते हैं। अब तीसरी सिचुएशन ये है कि आपने किसी सोसाइटी के अंदर प्लॉट बुक किया, प्लॉट की आपने सारी किस्तें भी दे दी, लेकिन जब आप वहाँ गए तो सोसाइटी ने वहाँ पर कब्जा किया हुआ, चार दीवारी की हुई, कोई ऑफिस वगैरह या कोई कैंटीन वगैरह वहाँ पर बनाई हुई है। अब आप सोसाइटी के एक बंदे के पास जाएंगे तो वो आपसे कहेगा जी मैं तो मुलाजिम हूँ, मुझे तो नहीं पता ये कंपनी की तरफ से हुआ है, ऐसे हुआ है, वैसे हुआ है। आपको पता नहीं होगा कि आप कंपनी को इम्प्लीड करेंगे अगर सिविल केस में या पुलिस स्टेशन में, तो फिर भी जो असल काबिज होंगे वो बचे रहेंगे और कंपनी आपका केस लड़ती रहेगी। लेकिन अब इस कानून के तहत जो अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनर हैं, यानी जो उसके मैनेजर, डायरेक्टर, वो सारे इम्प्लीड होंगे और सबको इसकी कार्रवाई का खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की अदालतों ने भी बार बार ये वजाहत की है और पाकिस्तान के आइन में भी ये वाज़ेह लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी बनाना, प्रॉपर्टी को हिफाजत करना और प्रॉपर्टी रखना हर पाकिस्तानी शहरी का बुनियादी और कानूनी हक है। मगर यहाँ आम तौर पर लोग कुछ संगीन गलतियां कर देते हैं, जो कि आज के केसेस के हवाले से भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि वो क्या करते हैं, वो जाली क्लेम्स फाइल कर देते हैं अदालतों में, और फिर अदालतों से उनको रिलीफ मिलना तो दूर होता है बल्कि उल्टा उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होने का खदशा पैदा हो जाता है, क्योंकि इस कानून की सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 के तहत 5 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना आपको भी हो सकता है
अगर आप कोई झूठी दरख्वास्त दायर करते हैं। इसीलिए दरख्वास्त दायर करने से पहले अपने कागजात की मुकम्मल जांच पड़ताल कर लें। जब तक आपके पास मलकियत का पक्का सबूत यानी फर्द मलकियत, रजिस्ट्री, अलाटमेंट लेटर वगैरह मौजूद ना हो, उस वक्त तक आपने ट्रिब्यूनल के अंदर ये एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी, अदरवाइज आपको जुर्माना भी होगा और सजा भी होगी। अब आपने क्या नहीं करना वो बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने करना क्या है। सबसे पहले तो अपनी मलकियत के सबूत पूरे करें। आपके मलकियत के सबूत आपके पास मौजूद होने चाहिए और वो असली होने चाहिए। ये ना हो आप जाली या फेक या बोगस किस्म के सबूत इकट्ठे कर लें। आपने पहले असली सबूत इकट्ठे कर लेने और उसके बाद आपने सेक्शन 7 के तहत अपने वकील के जरिए ये दरख्वास्त दायर कर देनी है। और उसके साथ ही आपने एस्टीमेट बनाकर जितने अरसे से वो शख्स आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर काबिज है, वहाँ फसल काश्त कर रहा है, वहाँ रेंट ले रहा है, या उस बिल्डिंग का जो भी असेसमेंट के मुताबिक रेंट बनता है, वो सारा भी आपने साथ क्लेम करना है और वो भी अपने दावे के अंदर शामिल करना है। आज के केसेस के हवाले से जो मैंने विटनेस किए हैं, जिनकी समाअत मैंने खुद विटनेस की है, उनमें ये हो रहा था कि उनके वकला साहबान और क्लाइंट्स ने ये गलतियां की हुई थी कि उन्होंने मुश्तरका खाते के भी दावे दायर कर रखे थे और उन्होंने विरासती प्रॉपर्टी के दावे दायर कर रखे थे। और जज साहब उनसे यही पूछ रहे थे कि अब क्या मैंने यहाँ पर आपकी विरासतें भी डिसाइड करनी है और मैंने आपके खाते भी तकसीम करने हैं। ये बात मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि आपने प्रॉपर, जब तक आपकी मलकियत प्रॉपर नहीं है उस वक्त तक आप ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते। मुश्तरका खाता है तो मुश्तरका खाते के लिए फोरम में आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ, वहाँ से आपने तकसीम करवानी है, वंडा करवाना है और उसके बाद आपको अगर कब्जा नहीं मिल रहा आपने ट्रिब्यूनल में आना है। इसी तरह विरासत है तो विरासत का भी अलग फोरम है, वहाँ से आपने पहले विरासत करवानी है अपनी। जब इंतकाल रजिस्ट्री आपके नाम पर हो जाएगी विरासती, उसके बाद आप फिर ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, वो भी उस सूरत में अगर वो मुश्तरका खाता नहीं है। बाकी इस हवाले से आपकी जो भी क्यूरी है आप कमेंट में पूछ सकते हैं और आप देख सकते हैं कमेंट के अंदर मैं तकरीबन हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। और इसके अलावा फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए या इसमें जो फर्दर अपडेट्स आती रहेंगी वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल एडवोकेट खुर्रम शहजाद को और बेल आइकॉन को दबा दें। थैंक यू।